नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के बारे से जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल यानी कि 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, जहाँ पे जो पिछला बजट में जो भी कार्य किया गया उसका लेखा जोखा रहता है कि क्या हम कर पाए, कितना हमारा लक्ष्य था, हम टारगेट को अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। ये सारा चीजें हमको आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था और प्रारंभिक परीक्षा में 8-9 क्वेश्चन जो है आर्थिक सर्वेक्षण के पूछा गया था, जो कि 2021-22 से था। इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2022-23 का है। ध्यान रखेंगे, इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 का है। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो या व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, सभी में आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार सीजीपीएससी जो प्री एग्जाम था 2022 का, जो कि 12 फरवरी 2023 को लिया गया था, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का वह क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको मैं रख रहा हूँ, ताकि आप समझ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे से और डिटेल्स में पढ़ेंगे जो इस बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बारी बारी से कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, फिर हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे से, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए 78। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? खनन उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, सेवा। ठीक है, अब इसका आंसर पे मैं नहीं जान रहा हूं, आप इसका आंसर चाहे तो आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अच्छी बात है। ठीक है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्या क्वेश्चन आया है। ठीक, ध्यान रखेंगे बस। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया सर्वाधिक दर किसमें है और इसमें पूछा गया न्यूनतम किसमें है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वह 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही है। ठीक है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर पूछा गया है, तो कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर अब यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान बताना है कि कितना कितना रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? ठीक है, तो ये इस तरह से है, इतना सारा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। चलिए अब हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे से अब पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण पहले हम उसको देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है, जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। देखिए, यदि आप सीजीपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है या आर्थिक सर्वेक्षण से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको ये परिभाषा देना होगा। ये परिभाषा आप देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये परिभाषा, क्योंकि जो है ये जो आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन जो है आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है या इसका प्रकाशन किया जा रहा है। अब यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो प्रमुख योगदान हम देखते हैं जिस अर्थशास्त्री का है, वो है श्री हिमशिखर गुप्ता। ध्यान रखेंगे,
आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो निभाया गया है छत्तीसगढ़ के जिस अधिकारी के द्वारा, उनका नाम है श्री हिमशिखर गुप्ता, जो कि सचिव हैं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के। ध्यान रखेंगे, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव है। ओके, कौन? हिमशिखर गुप्ता। देखिए, प्रस्तुतकर्ता, हर साल बजट के एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ठीक, तो किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है? देखिए, अगर पूछ दे कि वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वित्त मंत्री के द्वारा नहीं किया जाता। अगर वित्त मंत्री के पास यदि सांख्यिकी योजना एवं सांख्यिकी विभाग है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, तो प्रस्तुतकर्ता जो है विधानसभा में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है योजना एवं सांख्यिकी मंत्री द्वारा। और आपको बता दूं, योजना एवं सांख्यिकी मंत्री अभी वर्तमान में अमरजीत भगत जी है। ध्यान रखेंगे, कौन है? अमरजीत भगत जी। ठीक है, कब पेश किया गया? तो 3 मार्च 2023 को विधानसभा में पेश किया गया है। तो ये पहला जो स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, प्रमुख योगदान किसका रहा, प्रस्तुतकर्ता कौन है, किस मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री का नाम क्या है, कौन सा डेट में जारी किया गया, ये सारा का सारा ये पहला स्लाइड में आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्य का जीएसडीपी, हम वृद्धि दर पढ़ेंगे, तीनों क्षेत्रों का हिस्सेदारी भी पढ़ेंगे, तीनों क्षेत्रों का प्रतिशत वृद्धि भी पढ़ेंगे, और प्रति व्यक्ति आय भी पढ़ेंगे। तो ये 4 चीजों में डील करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ध्यान रखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जहां पे हम छत्तीसगढ़ और केंद्र दोनों के आर्थिक सर्वेक्षण को हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जहां हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्या वृद्धि दर रहा है और भारत का क्या वृद्धि दर रहा है। तो इन सब पॉइंट को लेकर हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखेंगे। और हाँ, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसका हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, CGPSC ड्रीम एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं इन्हीं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे से बारी बारी से। ठीक है, देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो किसी राज्य सीमा के भीतर एक निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी कितना है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान रखेंगे, 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रचलित भाव पे, प्रचलित भाव का मतलब यह है जिस वर्ष वित्तीय वर्ष जारी किया गया है, ठीक है, उसी के आधार पे। दूसरा जो होता है स्थिर भाव। स्थिर भाव हमेशा बेस ईयर एक माना जाता है कि 2011-12 से यदि हम तुलना करते हैं तो इस समय कितना जो है जीएसडीपी है। ठीक है, तो जीएसडीपी 2 तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। देखेंगे, ये मूल्य पूछा जाता है, चाहे वो प्रचलित भाव पे हो, प्रचलित भाव यानी कि 2022-23 के आधार पे, और स्थिर भाव का मतलब होता है 2011-12 के आधार पे। तो इसमें इसका मूल्य पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है वृद्धि दर। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जितने भी स्लाइड में यहाँ पे लाया हूं, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, ये अभी तो कम है लेकिन मेजर क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कृषि, उद्योग, संचार, ऐसे कर करके बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। 10-12 विषय में बांटा गया है आर्थिक सर्वेक्षण को, जिसमें सारे टॉपिक से पूछा जाता है। लेकिन जो आज का वीडियो है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, जीएसडीपी कितना है प्रचलित भाव पे? तो यदि हम लाख रुपए पे बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 4,57,60,826 लाख रुपए। ओके, वही हम स्थिर भाव की बात करते हैं तो 2,89,08,241 लाख रुपए। ध्यान रखेंगे, इसके बाद लाख रुपए आएगा ना, इतना नहीं है, इसके बाद लाख रुपए जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्थिर भाव पे कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 8%, और वही प्रचलित भाव पे बात करें तो 12.60। ठीक है, यानी कि 12.60% है, और स्थिर भाव पे 8.00% है। याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां से पूछा जाता है कि किस वर्ष सर्वाधिक रही, किस वर्ष
कम रही। ठीक है, देखिए 2012-13 से हम यदि देख रहे हैं 2022-23 में पूछा यह जाता है कि 2012-13 से 2022-23 के बीच किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि दर हासिल किया है या सर्वाधिक न्यूनतम किस दर वृद्धि दर हासिल किया गया है। ठीक है, और तीसरा एक और क्वेश्चन यहां से पूछता है कि औसत वृद्धि दर क्या है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 2016-17 में सर्वाधिक रहा है वृद्धि दर जो कि 12.13% है। 2020-21 में सर्वाधिक यानी कि सबसे कम रहा है 1.80, वो भी माइनस में ना, ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष 2022-23 में 8%। तो ये तीन पॉइंट को आप याद रख लेंगे कि सर्वाधिक जो वृद्धि हमें देखने को मिला है वो किस वर्ष देखने को मिला है, तो वो है 2016-17 में, और न्यूनतम जो है सबसे न्यूनतम 2020-21 में मिला है। क्यों? इस समय जो है कोरोना काल चल रहा था। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन चल रहा था भारत देश में, और उसी की वजह से वृद्धि दर जो है कम भी हो गई। ठीक है, तो आप इतना याद करेंगे। अब औसत वृद्धि दर की बात करें तो औसत वृद्धि दर जो है 5.73 है, ये भी याद रख लेंगे। तो इस स्लाइड से चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सर्वाधिक किस वर्ष दर्ज किया गया है और सबसे कम किस वर्ष दर्ज किया गया है। ठीक है, और 2022-23 में वृद्धि दर कितना और औसत वृद्धि दर कितना है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रख लेंगे। पूरा आप याद कर लेंगे। यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो मेंस एग्जाम की दृष्टि से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे पूछा जाता है कि 2000, एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि 2012-13 से, देखिए पूछेगा तो ये पूछेगा कि 2012-13 से 2022-23 के बीच जो है वृद्धि दर को बताइए। तो आपको इस तरह से चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और औसत वृद्धि दर को भी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे को प्रिंट करवा लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो वीडियो में भी आपको जो समझाया जा रहा है आप वहां से समझ लीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ लीजिए, बहुत काम का चीजें है ये सब। चलिए अगला देखते हैं, जीएसडीपी वृद्धि दर। ठीक है, कृषि, उद्योग, सेवा। ध्यान रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि, उद्योग, सेवा। और दूसरे तरह से बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र में भी बांट के हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं जो पैटर्न में पूछा जाता है कृषि, उद्योग, सेवा का जो वृद्धि दर क्या है। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर। ठीक है, देखिए यहाँ पे औसत वृद्धि दर पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है। तो ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वही और देखिए दूसरा बात करते हैं, सबसे कम कब, सबसे अधिक किसका रहा है, सबसे कम किसका रहा है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए तो अब हम देख लेते हैं अपने मेन स्लाइड पे। तो जीएसडीपी वृद्धि दर पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, एकदम से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए कृषि क्षेत्र के यदि हम प्रचलित भाव पे बात करते हैं 2022-23 के आधार पे, तो कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वह 10.70, उद्योग का है 12.21, सेवा क्षेत्र का है 14.43। वही स्थिर भाव पे बात करते हैं 2011-12 के आधार पे, तो कृषि क्षेत्र में है 5.93, उद्योग क्षेत्र में 7.83 और सेवा क्षेत्र में 9.21। और वही देखिए औसत पूछा गया था, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया, क्वेश्चन जो कि पूछा गया पिछले एग्जाम में कृषि क्षेत्र का पूछा गया था, तो इस बार कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर है 5.31, उद्योग का औसत वृद्धि दर है, औसत का मतलब ये है दोस्तों 2012-13 से 2022-23 के बीच जितने भी है उसका औसत निकाला गया है। तो कृषि में है 5.31, उद्योग में है 6.34 और सेवा क्षेत्र में है 5.37। तो ये इस तरह से औसत वृद्धि हो गया, ये स्थिर भाव पे और ये प्रचलित भाव पे। बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। प्रचलित भाव, स्थिर भाव और औसत वृद्धि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल नहीं ऐसा बोलूंगा कि किसी एक को आप याद कर लो, तीनों याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और यदि आने वाले समय में जैसे पटवारी का एग्जाम आएगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम आएगा, जैसे कि अभी मेंस सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम आने वाला है, सब इंस्पेक्टर मेंस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इन सब में ये बहुत ही काम का है। ठीक है, तो फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ, प्रचलित भाव कृषि क्षेत्र का है 10.70, उद्योग क्षेत्र का 12.21, सेवा क्षेत्र का 14.43, स्थिर भाव का 5.93, उद्योग क्षेत्र का 7.83, सेवा क्षेत्र का 9.21। वही औसत वृद्धि की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र का 5.31, उद्योग क्षेत्र का 6.34 और सेवा क्षेत्र का 5.37 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी और वृद्धि में अंतर होता है। वृद्धि का मतलब ये होता है पिछला वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना है, और दोनों के बीच का अंतर को निकाल के प्रतिशत निकाला जाता है कि कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। तो फिलहाल तो वृद्धि हुआ है। ठीक है, लेकिन ये हिस्सेदारी है, जैसे 100% देख लीजिए मैम, ये
ये गोला है, अगर मैं इसको 3 भाग में बांट दूं, कितने भाग बांट दूं, 3 भाग में बांट दूं, तो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? देखिए यहाँ पे 49% जो है ये उद्योग क्षेत्र का है। किसका क्षेत्र का है? उद्योग क्षेत्र का है। वही हम बात करते हैं, कृषि क्षेत्र का, तो कृषि क्षेत्र का 16.91% है। और सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र का 33.21 है। तो इस तरह से 3 हिस्सा में बांट दिया। 3 हिस्सा में सबसे ज्यादा हिस्सा है उद्योग क्षेत्र का और सबसे कम हिस्सा है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, देखिए अब हिस्सेदारी पूछेगा 2 तरीके से, प्रचलित भाव पर और स्थिर भाव पर। तो यदि प्रचलित भाव पर पूछा जाता है कृषि क्षेत्र का योगदान कितना, देखिए कृषि में ये सब आ जाएगा, वानिकी, पशुधन, मछली उद्योग, ये तीनों आ जाता है। अब नॉर्मल कृषि उद्योग सेवा करके बात किया जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुधन और मत्स्य उद्योग, ये सब आता है। आगे में और बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे कृषि चलिए। कृषि का जो प्रचलित भाव पे है हिस्सेदारी वो है 21.79, उद्योग क्षेत्र का है 42.28, सेवा क्षेत्र का है 35.93। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 100%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वही स्थिर भाव की बात करते हैं तो स्थिर भाव पे कृषि क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो है 16.91, उद्योग क्षेत्र का 49.88 और सेवा क्षेत्र का 33.21 है। तो ये प्रचलित भाव पर हिस्सेदारी और स्थिर भाव पे हिस्सेदारी। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रति व्यक्ति आय 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रचलित भाव पर और स्थिर भाव पे। देखिए ठीक है, प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। देखिए प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं प्रचलित मूल्य पर तो 1,52,348 रुपए है। ठीक है, कितना है? 1,52,348 रुपए। वही स्थिर भाव पे बात करते हैं तो 96,242 रुपए है। और एक और तरीके से पूछा जाता है निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान रखेंगे, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो नेट, ध्यान रखेंगे, नेट जीएसडीपी। तो नेट जीएसडीपी की बात करते हैं तो ये है 1,33,898 रुपए। तो ये 3 याद कर लीजिएगा, तीनों आंकड़ा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो प्रचलित मूल्य पर, दूसरा स्थिर मूल्य पर और निवल राज्य घरेलू उत्पाद। ये 3 तरीके से एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, कोई भी आंकड़ा यहाँ से पूछ सकता है। प्रतिशत वृद्धि भी पूछा जाता है तो तीनों को प्रतिशत वृद्धि भी आपको याद करना है। प्रचलित मूल्य पर 11.31% वृद्धि है, स्थिर मूल्य पर 6.76% वृद्धि है और वही निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है 10.93 है। तो ये 3 आंकड़ा है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, तीनों को आप याद कर लेंगे। और हाँ, ये जितने भी डाटा लिया गया सारा का सारा ओरिजिनल आर्थिक सर्वेक्षण के बुक से लिया गया है। तो और मैंने इसको एक बार और वेरीफाई भी कर लिया हूँ, किसी प्रकार के आंकड़ों में त्रुटि नहीं है। फिर भी से अगर आपको लगता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सुधार भी दूंगा। चलिए प्रति व्यक्ति आय के बाद अब हम आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या किसी अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का औसत आय होती है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है। यह सूत्र को एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक, प्रति व्यक्ति आय जो होता है कुल आय बटा कुल जनसंख्या होता है, यानी कि जैसे राज्य की बात करते हैं जीएसडीपी बटा टोटल सिटीजन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बारी बारी से। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, किस क्षेत्र का न्यूनतम योगदान है। मैंने आपको पिछला स्लाइड में दिखाया था क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि पिछला पीएससी प्री में पूछा गया था। तो आप ऐसे याद करेंगे। देखिए कृषि क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं वृद्धि दर 10.70, ये देखिएगा प्रचलित भाव पे ना, ध्यान रखेंगे प्रचलित भाव 2022-23 के आधार पे। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का है 12.21 और सेवा क्षेत्र का है 14.43। ठीक है, ये आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। देखिए मैं कहाँ पे दिखाया हूँ, तो ये देख सकते हैं 10.70, 12.21 और सेवा क्षेत्र का है 14.43। ठीक है, ये अब देखिए अब कृषि क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है। तो कृषि क्षेत्र में पशुपालन, फसल, मछली उद्योग और वन उद्योग। ठीक है, तो ये 4 चीज है कृषि उद्योग में आता है, सॉरी कृषि क्षेत्र में आता है। और उद्योग क्षेत्र में हम बात करते हैं खनन उत्खनन, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण विनिर्माण, ये 4 चीज इसमें आता है। और सेवा क्षेत्र में बहुत सारा पॉइंट है लेकिन इसमें से मैं महत्वपूर्ण 5 पॉइंट को लिया हूं। ठीक है, और ये क्रम से है ना, ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से
बढ़ते से घटते क्रम में मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो पूछेगा कृषि क्षेत्र में किसका सर्वाधिक योगदान है, पशुपालन, फसल, मत्स्य उद्योग या वन उद्योग। तो कृषि क्षेत्र में देखिए इस बार पशुपालन का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है, यानी कि वृद्धि दर जो है पशुपालन में सर्वाधिक है, ठीक, 11.11%। पर ये सब प्रतिशत में आंकड़ा, ध्यान रखेंगे सारा का सारा प्रतिशत में आंकड़ा है। तो पशुपालन का 11.11, फसल का 10.95, मत्स्य उद्योग का है 10.89, वनोद्योग का है 9.67। वहीं हम उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं वृद्धि दर, तो खनन उत्खनन का सर्वाधिक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 24.45। खनन उत्खनन का मतलब जैसे देखिए कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड, ये सारा टीन, ये सब का सब उद्योग खनन में आता है ना। आपको पता होगा जमीन के अंदर से इसका खनन किया जाता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये सारा का सारा खनन उत्खनन में आता है। विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति 12.07, निर्माण और विनिर्माण, ठीक है, निर्माण का मतलब जैसे कहीं सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है गवर्नमेंट के अधीन, तो ये सारा का सारा निर्माण में आता है। विनिर्माण में आ जाएगा जैसे पंखा, कूलर, ठीक है, ऐसा आइटम जो मूवेबल है वो सारा का सारा विनिर्माण में आता है। तो ध्यान रखेंगे खनन तथा उत्खनन का सर्वाधिक योगदान है, यानी वृद्धि दर सर्वाधिक है और विनिर्माण का कम है, ठीक है। फिर से मैं आंकड़ा को बोल देता हूं, खनन उत्खनन का 24.45, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का 12.07, निर्माण 8.50, विनिर्माण 7.67, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका योगदान है। और वही हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज्यादा है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, इसका है 23.52%। तो देखिए सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पशुपालन का है, और उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन का है, सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का है। तो ये सर्वाधिक है। आपको सारा आंकड़ा याद करना है। देखिए खास तौर पे आप कृषि क्षेत्र को और उद्योग क्षेत्र को बिल्कुल याद ही कर लीजिए कि कृषि क्षेत्र में फसल का वृद्धि दर कितना है प्रचलित भाव पे, फसल का कितना है, मछली उद्योग का कितना है, वन उद्योग का कितना है, विनिर्माण पूछा जाता है, विनिर्माण को पूछा जाता है, खनन उत्खनन को पूछा जाता है। सारा का सारा आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या बताऊं, ठीक है। तो ये इस तरह का है इंपॉर्टेंट वृद्धि दर, वो की प्रचलित भाव पे ध्यान रखेंगे। एग्जाम में प्रचलित भाव और स्थिर भाव दोनों पूछा जाता है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे प्रचलित भाव पे बात किया। अब देखते हैं, है यहाँ पे ध्यान रख लेंगे वित्तीय सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं स्थिर भाव पे वृद्धि दर। तो स्थिर भाव पे यदि हम वृद्धि दर की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है 5.93, उद्योग क्षेत्र में है 7.83 और सेवा क्षेत्र में है 9.21। वही हम मछली उद्योग की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने पहले भी डील किया है, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है। ये 5.93, 7.83, 9.21, ठीक है दोस्तों। देखिए कृषि क्षेत्र में यदि हम स्थिर भाव पे यानी कि 2011-12 बेस ईयर के आधार पे हम बात करते हैं तो मछली उद्योग का सर्वाधिक है 7.09% है, फिर फसल का है 6.53%, पशुपालन का है 4.58%, वनोद्योग 4.05%। वही हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र का, तो उद्योग क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का है 11.41%, खनन उत्खनन का है 10.74%, निर्माण का है 6.62%, विनिर्माण का है 5.02%, ठीक है। ये आंकड़ा स्थिर भाव पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। आप अपने एग्जाम में यदि अच्छा नंबर पाना चाहते हैं और यदि आप जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल आर्थिक सॉल्यूशन को रख लीजिए, ठीक है। वही हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में 16.95 जो कि होटल, व्यापार एवं जलपान गृह का है, रेलवे का 10.16, परिवहन, संग्रहण एवं संचार का है 8.96, लोक प्रशासन का है 6.32, वित्तीय सेवा का है 4.96। तो ये इस तरह से आंकड़ा है स्थिर भाव पे वृद्धि दर का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको सारा का सारा याद करना पड़ेगा, खासतौर पे मत्स्य उद्योग, फसल, पशुपालन, वनो उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, खनन उत्खनन, ठीक है। इतना तो आप याद कर ही लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिशत वितरण, ठीक है। स्थिर भाव पे यहाँ पे मैंने प्रचलित भाव पे नहीं लाया है, स्थिर भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए, ठीक है। तो प्रतिशत वितरण की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था स्थिर भाव पे कृषि का जो योगदान है ना, यहाँ पे एक दूसरे शब्दों में इसको योगदान भी बोला गया है, ध्यान रखते हैं, ध्यान रखिएगा कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है प्रचलित भाव स्थिर भाव पे, तो है 16.91, उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पे 49.88, वही सेवा क्षेत्र का योगदान है 33.21। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फसल का,
तो फसल का योगदान कितना है, तो 9.89, वनोद्योग का 3.19, मत्स्य उद्योग का 2.17, पशुपालन का 1.65। वही विनिर्माण की बात करें तो देखिए विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है और यहाँ पे फसल का सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र में, और उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का। तो विनिर्माण का है 18.6%, विद्युत गैस तथा जलापूर्ति का 10.87%, खनन तथा उत्खनन का 10.75, निर्माण का है 9.60। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेवा क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना क्षेत्र है। फिर भी से आप इसको भी याद कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता आप इनको देंगे। ठीक है, देखिए होटल व्यापार एवं जलपान गृह का 6.68, लोक प्रशासन 4.52% में है, सारा का सारा आंकड़ा ध्यान रखेंगे ना। परिवहन संग्रहण एवं संचार का है 4.27, वित्तीय सेवा 3.23, परिवहन 1.88, ये है योगदान। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं जीएसडीपी वृद्धि दर प्रतिशत में। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग कृषि, उद्योग और सेवा के आधार पे बात कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्योग और सेवा के आधार पर ही बात किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के आधार पर अभी तक बात नहीं किया गया है, क्वेश्चन भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी से दोस्तों, चूंकि हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ते हैं जहां पे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के आधार पर बात करते हैं, तो इसलिए मैंने ये चार्ट को लेकर आया सामने आपके, ताकि आप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के क्षेत्र के आधार पर भी आप याद कर ले। तो वृद्धि दर की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर है, ध्यान रखेंगे कृषि क्षेत्र में ना, यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में उद्योग भी आ जाता है, सॉरी खनन उत्खनन आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर हम लोग इधर छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में खनन उत्खनन को शामिल किया गया है, कृषि में नहीं किया गया है। लेकिन कृषि में यदि हम खनन उत्खनन को शामिल कर दे तो वो बन जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। तो प्रचलित भाव पे बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो है 14.65, द्वितीय क्षेत्र का है 8.94, तृतीय क्षेत्र का है 14.43। ठीक है, वही हम स्थिर भाव पर बात करते हैं दोस्तों, तो स्थिर भाव पे बात करें 2011-12 बेस ईयर पे, तो प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर है 7.75, द्वितीय क्षेत्र का 7.05, तृतीय क्षेत्र का 9.21। ठीक है, अब वही हिस्सेदारी की बात करते हैं, कुल 100% है, 100% में किसका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यदि हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेवा का योगदान है, जो कि 35.93 है प्रचलित भाव पे, ध्यान रखेंगे प्रचलित भाव पे। द्वितीय क्षेत्र का है 32.40 और प्राथमिक क्षेत्र का है 31.6। वही स्थिर भाव पे बात करें तो स्थिर भाव पे है 27.65, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का है 39.13 और तृतीय क्षेत्र का है 33.21। देखिए 2011-12 का तुलना करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रचलित भाव पे बात कर रहे हैं वहां पे तृतीय क्षेत्र ज्यादा है, यानी कि वर्तमान में सेवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इससे हम लोग यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और देश के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है। यहाँ पे हम लोग आर्थिक ग्रोथ यानी कि वृद्धि दर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वृद्धि दर पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वृद्धि दर, देखिए ये जो है बेस ईयर 2011-12 के आधार पर, ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र का योगदान देखिए 5.93, देश का बात करते हैं तो 3.45। ठीक है, आप इसका अंतर निकालेंगे और देखेंगे कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है आप अंतर निकाल लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ठीक है, यदि तुलना कर रहे हैं तो देश के कृषि क्षेत्र से छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र का कितना अधिक है। ठीक है, तो 5.93 कृषि क्षेत्र का है, देश का बात करते हैं 3.45, उद्योग की बात करें 7.83, वही देश का बात करते हैं तो 4.11, सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं 9.21, वही देश की बात करते हैं तो 9.14। तो हर मामले में हम देख रहे हैं कृषि, उद्योग, सेवा का जो है छत्तीसगढ़ में योगदान केंद्र के स्तर पे ज्यादा है। और वृद्धि दर की भी बात कर ले तो देखिए छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर जो है 8% है। ठीक है, वही हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का वृद्धि दर जो है 7.00% है। और हाँ ध्यान रखेंगे ये सारा का सारा आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा जो है दोस्तों वो अनुमानित होता है। ठीक है, अनुमानित होता है, अगले साल जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तब फिर ये आंकड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुमानित आंकड़ा है, फिलहाल
सरकार को ये लगता है कि ये इस स्तर पे है, ठीक है, इस आधार पे आर्थिक वृद्धि देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। तो सबसे पहले भारत का आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो देखिए 2022-23 के आधार पे देख रहे हैं 7.0% है। कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 3.5% है। उद्योग क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो 4.1% है, और वहीं हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो 9.1% है। तो ये आंकड़ा केंद्र स्तर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलग से मैं केंद्र स्तर का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।